हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कित मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग ओटी। आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर मैं बात करूं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन करके आता है। और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में कई स्टेप्स होती हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि जो हमारा नेफ्रॉन है वो कहाँ पे है। फिर उसके बाद वहाँ पे किस तरीके से कौन सा सेल है, किस टाइप की सेल है, किस तरीके से फिल्ट्रेशन हो रहा है, वहाँ पे तमाम तरह की बातें करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बोमेन कैप्सूल के अंदर या फिर रेनल फिल्ट्रेशन के अंदर अगर हम लोग बात करें या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करें तो उसमें जो प्राइमरी स्टेप्स होती हैं, आज इस वीडियो में हम लोग उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि जब आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करते हो तो क्या कहते हो कि यार उसमें कभी कभार ये होता है कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है, एमिनो एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाता है, कुछ आयंस ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आखिर वो जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट किस तरीके से हो रहा है, क्यों हो रहा है, या फिर किस तरीके के मॉलिक्यूल जो है वो ब्लड से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं हमारे बोमेन कैप्सूल में या फिर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में, या फिर वो किसका नेचर हो सकती है। वो हमारे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का नेचर है कि वो चीज़ों को फिल्टर कर रहा है, या फिर हमारी ब्लड कैपिलरीज का भी नेचर है कि वो उसको फिल्ट्रेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके से हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हमारा जो पहला फिल्ट्रेशन है ग्लोमेरुलस का वो किस तरीके से हो रहा है। साथ में हम बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सेल के बारे में जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के या बोमेन कैप्सूल के अंदर जो भी चीज़ फिल्टर हो करके आ रही है उसमें वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। साथ में डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे जो आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में हायर लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये वीडियो जो है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, नेट नीट जिसके लिए भी आप देखना चाहें फिजियोलॉजी के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये एक आप मान सकते हो पहला वीडियो है। इसके बाद जब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में तो वहाँ पे हम लोग प्रेशर्स वगैरह के बारे में जानेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कमाल का वीडियो है, तो इसको लास्ट तक देखिएगा, चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी। यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ आपको दिखाई दे रही है ना, वो क्या दिखाई दे रही, फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी। क्या दिखाई दे रही है आपको? फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पे एफरेंट एट्रियोल आपको दिखाई दे रहा है और रिफरेंट आर्ट्रियोल आपको दिखाई दे रही है। ये वो हमारी ब्लड की आर्टरीज होती हैं जिनसे हमारा ब्लड आ रहा है, और वो जो है बोमेन कैप्सूल के अंदर जो है कैपिलरी के फॉर्म में, मतलब आगे जाकर के एक कैपिलरी के फॉर्म में डिवाइड कर जाएंगी और फिर वही कैपिलरीज जो है कहलाती है फेनेस्ट्रल कैपिलरी या फिर फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी। अब ये जो फेनेस्ट्रेशन कैपिलरीज होती हैं हमारी बेसिकली इनकी अपनी एक स्पेशल क्वालिटी होती है। आपको पता है कि टिश्यू और ब्लड वेसल्स के बीच में जो लेयर होती है उस लेयर को हम लोग कहते हैं इंडोथीलियल लेयर। क्या कहते हैं? इंडोथीलियल लेयर। अब ये जो इंडोथीलियल टिश्यूज होती हैं या फिर जो इंडोथीलियल सेल्स होती हैं, ये सेल्स इस टाइप की होती हैं हमारे फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी की कि उसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी जहां पे आप एफरेंट को जानते हो कि जो ब्लड हमारा आ रहा है, और वो कैपिलरी जो फिल्टर होने के लिए जहां पे ब्लड जाएगा वो कैपिलरी जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर है उस एरिया को हम लोग बोलते हैं फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी, जो कि फिल्टर करने में मदद करेगा। तो जाहिर तौर पे इन कैपिलरी के पास में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं या इस तरह के कुछ फीचर्स हैं जो इनको फिल्ट्रेशंस के लिए कैपेबल बना रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एट्रियोल आती है वो कैपिलरी के फॉर्म में अंदर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में जाती है मूव करके, एंड देन वहाँ पे फेनेस्ट्रेशंस होता है। इस तरीके की कैपिलरी को हम लोग फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी कहते हैं। अब ये जो फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी होती है इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी में हमें छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलती है? लिटिल पोर्स देखने को मिलते हैं। ये बात आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे क्या होता है कि जो फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी होता है वहाँ पे हमें लिटिल पोर्स देखने को मिलते हैं इंडोथीलियल सेल पे। जैसा कि मैंने कहा कि ये पार्ट किसका है? इंडोथीलियल सेल का पार्ट है। तो इस इंडोथीलियल सेल पे हमें क्या देखने को मिलता है? छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं, लिटिल पोर्स देखने को मिलते हैं। और ये जो लिटिल पोर्स होते हैं इंडोथीलियल पे, इनका काम ये होता है कि ये
बड़े मॉलिक्यूल को जो है वो पास नहीं करने देते। तकरीबन 100 नैनोमीटर से ज़्यादा के मॉलिक्यूल को ये अंदर की तरफ पास नहीं करने देते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट है वो अगर 100 नैनोमीटर से ज़्यादा का है तो उसको अंदर की तरफ पास नहीं करने देंगे। कौन? फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी। मतलब आपके ब्लड में अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो 100 nm के ऊपर है तो वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से अंदर की तरफ एंटर नहीं कर सकते। उनको एक रॉ मटेरियल की तरह से ये पहले ही डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और डिस्कार्ड होने के बाद वो इफरेंट एट्रियोल से वापस चली जाएंगी। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि वही चीज़ अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा। मतलब ये जो हमारा मतलब वही चीज़ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में आएगा जो कि तकरीबन 100 नैनोमीटर से छोटा होगा। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। मतलब 100 नैनोमीटर से वो प्रोडक्ट आपका छोटा होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। अब आप कहेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स आपको मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर्म्ड एलिमेंट लाइक ब्लड ट्रांसपोर्ट। तो ये जो बड़े पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो जैसे फॉर्म्ड एलिमेंट, जैसे हमारे आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, ये सभी क्या है कि कई डिफरेंट टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन से मिल करके बने हुए हैं, इसीलिए इनकी साइज काफ़ी बड़ी होती है। तो ये अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशंस के अंदर ब्लड नहीं आ सकता। फिर वो चाहे डब्ल्यूबीसी हो चाहे आरबीसी हो, ये सभी ब्लड्स उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। तो ये पहला काम होता है कि 100 नैनोमीटर की जो हमारे फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी होती है वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा के मॉलिक्यूल्स को अंदर एंटर नहीं करने देती, साथ में फॉर्म्ड एलिमेंट को भी अंदर आने नहीं देती है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट को भी अंदर आने नहीं देती है, केवल और केवल जो भी मॉलिक्यूल हमारे 100 नैनोमीटर से कम के हैं उनको ही अंदर आने देती है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है ना। तो फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी का क्या काम है, ये एक तरीके से आप अगर मैं बात करूं तो 100 नैनोमीटर के कम में नहीं आने देती हैं। और ये किसके थ्रू होती हैं? ये कैपिलरी के थ्रू होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल मान लीजिए 100 नैनोमीटर से कम का है और वो अंदर आ गया है, तो अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है जिसका नाम है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या नाम है? ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन होती है और इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट से मिलके बने हुए होते हैं। और इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है ये सभी तरह के ट्रांसपोर्ट के लिए काम करते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत ही अच्छी तरह काम करते हैं। कौन? हमारे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जस्ट हमारे फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी के नीचे, उस मेम्ब्रेन में हमें बेसिकली 3 लेयर्स देखने को मिलती हैं। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे जो चीज़ है इस चीज़ को मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये आपको क्या दिखाई दे रही है? यहाँ पे हमें ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। अब ये जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती हैं ये बेसिकली 3 डिफरेंट लेयर से मिलकर के बनी होती हैं। यहाँ पे 3 डिफरेंट लेयर्स जो आपको देखने को मिल रही हैं वो 3 डिफरेंट लेयर कौन कौन सी हैं? वो 3 डिफरेंट लेयर आपको लैमिना रेरा इंटरना और लैमिना रेरा रेयर एक्सटर्ना, और उसके बाद यहाँ पे जो बीच की जो सबसे थिक लेयर आपको देखने को मिल रही है वो है टाइप 4 कोलेजन की बनी हुई, लैमिनिन की बनी हुई, डेंस लैमिनिन की बनी हुई। लैमिनिन एक प्रोटीन होती है जो बेसिकली जोड़ने का या फिर आप जंक्शंस का काम करते हैं। अब ये जो चीज़ होती है लैमिनिन, ये डेंस होती है, इसलिए हम इसको लैमिना डेंसा के भी नाम से जानते हैं। तो लैमिना डेंसा कोलेजन, टाइप 4 कोलेजन से ये बीच वाली लेयर बनी होती है। इस लेयर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इसमें 3 लेयर आपको देखने को मिल रहे हैं। एक ये लेयर है और ऊपर की जो ये दोनों लेयर होती हैं जिसको हमने हिपैरिन सल्फेट बताया हुआ है, ये भी बेसिकली हमारी डिफरेंट टाइप की लेयर होती हैं। अब ये जो लेयर होती है हिपैरिन सल्फेट, ये बेसिकली इस मेम्ब्रेन को या फिर इस मेम्ब्रेन को निगेटिव चार्ज बनाती हैं। कौन सा चार्ज बनाती है? निगेटिव चार्ज। ये इसको बाहर से भी निगेटिव रखती हैं और अंदर से भी निगेटिव रखती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान सुनिएगा कि यहाँ पे टाइप 4 कोलेजन होता है किसमें? ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में। जो सबसे मिडिल लेयर होता है वो लैमिनिन का बना हुआ होता है, कोलेजन का बना हुआ होता है।
ऊपर की जो लेयर होती है वो हिपैरिन सल्फेट और नीचे की जो लेयर होती है वो भी हिपैरिन सल्फेट की बनी हुई होती है। और हिपैरिन सल्फेट जो है वो हमारे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को निगेटिव चार्ज बना करके रखता है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहां पे जो लैमिना रेयर इंटरना होती है ये बाहर मतलब एंडोथीलियल सेल की तरफ वाली वॉल होती है, और जो एक्सटर्ना होती है वो पोडोसाइट की तरफ वाली होती है। किस तरफ वाली की होती है? पोडोसाइट तरफ की होती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, जिसका फंक्शन मैंने कहा कि ये कौन सा चार्ज होती है? निगेटिव चार्ज। तो जाहिर तौर पे अगर ये निगेटिव चार्ज है, एक मिनट मैं इरेज कर देता हूं, एवरीथिंग इरेज। ओके ओके। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो आपको क्या देखने को मिलेगी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मैंने कहा कि ये कौन सा चार्ज होती है? निगेटिव चार्ज होती है। अगर ये निगेटिव चार्ज है तो जाहिर तौर पे जो भी चीज एट्रियोल या फिर कैपिलरी में पॉजिटिव चार्ज के होंगे वही चीज अंदर एंटर कर पाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के प्रति अट्रैक्शन शो करता है और निगेटिव चार्ज के प्रति निगेटिव चार्ज रिपल्सन शो कर रहा होता है। तो यहां पे देख रहे हैं आप डायग्राम में आपको बता रहा है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो ब्लड में निगेटिव चार्ज कंटेन करेंगे वो इसको पास नहीं कर पाएंगे, मतलब वो फिल्टर नहीं हो पाएंगे। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज का है तो वो बहुत इजीली तरीके से यहां से पास हो जाएगा। इस बात को आप बेशक ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वही मॉलिक्यूल यहां से जो बेसमेंट हमारी से मेम्ब्रेन होती है वो पॉजिटिव चार्ज को ही आगे जाने देती है। जैसे अगर हम बात करें एल्ब्यूमिन प्रोटीन की तो वो बेसिकली हमारा पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए वो पास नहीं हो सकता। अगर हम बात करें फिब्रिनोजन की तो वो भी निगेटिव चार्ज है, वो भी पास नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं ब्लड कैपिलरीज या फिर आर्टरीज के अंदर जो कि निगेटिव चार्ज होते हैं, लेकिन वो बेसमेंट लेयर को पास नहीं कर पाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि बाई चांस ऐसा होता है कि फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी से कोई चीज फिल्टर होकर के आ भी गई है लेकिन वो निगेटिव चार्ज है तो वो पास नहीं करेगी, वो वापस इफरेंट एट्रियोल में चली जाएगी। लेकिन अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो बहुत इजी तरीके से इसको पास कर देगी। इसको जैसे ही पास करेगी, अब यहाँ पे जो तीसरा चीज आता है फिल्टर होने का वो आता है इसके बीच में, पोडोसाइट सेल्स के बीच में मौजूद स्पेस। पोडोसाइट सेल्स के बीच में मौजूद स्पेस, ये जो स्पेस होता है हम इसको फिल्ट्रेशन स्लिट के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट के नाम से जानते हैं। ये स्पेस जो है तकरीबन 25 से 30 नैनोमीटर के बीच के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कैपेबल होता है। कितना? 25 से 30 नैनोमीटर के जो भी डायमीटर्स के मॉलिक्यूल हैं उनको फिल्टर करता है। लेकिन इसके आगे ही क्या होता है कि जो पोडोसाइट सेल्स होती हैं इनके जो पोर्स होता है, पोडोसाइट्स के बीच में जो ये पोर्स बने हुए हैं यहाँ पे एक प्रोटीन पाई जाती है। एक नहीं, आप दो प्रोटीन बताओ। दो प्रोटीन पाई जाती हैं जिनमें से एक होती है नेफ्रिन और एक होती है CD2AP। ये जो दोनों प्रोटीन होती हैं इनका ये केवल और केवल 7 से 9 नैनोमीटर के बीच के जो मॉलिक्यूल होते हैं उन्हीं को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो नेफ्रिन होती है वो काफी छोटे मॉलिक्यूल वाली प्रोटीन होती है और ये उन्हीं चीज को ट्रांसपोर्ट होने देती है जिनका जो शेप है वो अप्रॉक्स 7.9 नैनोमीटर के आसपास में होता है। अब अगर मैं बात करूं 7.9 नैनोमीटर में, तो यहाँ पे आपकी जो प्रोटीन होती है वो कुछ इस तरीके से, देखिए जैसे मैंने उंगली बनाई हुई है, कुछ इस तरीके से ये जुड़ी हुई होती है आपस में। जो नेफ्रिन होती है CD2AP होती है, ये इस तरीके से जुड़ी रहती है और इसका काम होता है 7.9 नैनोमीटर के मॉलिक्यूल्स को अंदर लाना। मतलब कि अगर कोई मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज है उसका जो शेप है वो भी 100 नैनोमीटर से कम है और वो यहाँ से अंदर आता है बेसमेंट सेल से और फिर और अंदर आता है स्लिट तक पहुँचता है। अगर उसके बाद उसका शेप 7 से 9 नैनोमीटर के आसपास होता है तो वो फिल्टर करके अंदर आ जाता है हमारे ग्लोमेरुलर
फिल्ट्रेशन के अंदर, क्योंकि 7.7 से 9 नैनोमीटर के बीच का ही मॉलिक्यूल नेफ्रिन आने देगा। तो नेफ्रिन एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है, चैनल्स के लिए काम करता है, तो आप इसको जो है ध्यान में रखिएगा, ये आपसे सवाल पूछ सकता है। तो अब इस तरह के मॉलिक्यूल जो 7.9 में है, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, उसके बाद आपका कुछ एमिनो एसिड्स हो गए, फिर उसके बाद आप कुछ प्रोटीन्स ले सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ आयंस ले सकते हो, सोडियम आयंस वगैरह ले सकते हो। तो ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका साइज जो होता है वो 7 से 9 नैनोमीटर के बीच में होता है, और वो फिल्टर होकर के जो कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल, उसके अंदर आ जाते हैं, और उसके बाद वो चले जाते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। कहाँ पे चले जाते हैं? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में चले जाते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सबसे पहला फिल्ट्रेशन होता है। मैं फिर से आपको एक बार सारी बातें रिवाइज करा देता हूं कि फेनेस्ट्रेशन कैपिलरीज, जिसका काम होता है 100 नैनोमीटर से कम साइज के जितने भी ट्रांसपोर्ट के मटेरियल हैं उनको, स्पेशली फॉर्म्ड एलिमेंट अंदर नहीं आ पाते हैं। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम होता है चार्ज बेसिस पे डिफाइन करना। नहीं, आपका चार्ज बहुत निगेटिव है तो आप नहीं आ सकते हो, पॉजिटिव है तो आप आ सकते हो। कुछ मॉलिक्यूल्स है जो निगेटिव होकर के ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन उनकी कंडीशंस दूसरी होती है। फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी एक स्पेशल टाइप की कैपिलरी होते हैं जिसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उसके बाद जैसे ही मॉलिक्यूल बेसमेंट कैपिलरी से आता है, नेफ्रिन C2AP और नेफ्रिन दोनों प्रोटीन होते हैं जो तकरीबन 7 से 9 नैनोमीटर के मॉलिक्यूल को ही अंदर आने देते हैं। भले ही फिल्ट्रेट स्लेट क्या होता है? दो पोरोसाइट के बीच का स्पेस होता है। यहाँ पे हम लोग इसको स्लिट ड्राइफ्रॉम के भी नाम से जानते हैं। जो ये प्रोटीन होती है ये इनको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है, जिसके कारण हम इनको जो है स्लिट डायफ्रॉम के भी नाम से जानते हैं। तो कभी कभार ये भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछ सकता है, वैसे इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके आगे वीडियो के बारे में आपको बताऊंगा जब हमारा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जाएगा, और अभी वीडियोस और आएंगे जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप के GFR क्या होता है, NFR क्या होता है, नेट फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है। तो डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों के बारे में भी और डिस्कस करूंगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया, पसंद लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।